हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नौका विहार। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक कविता है जो कि उन्होंने अपने आरंभिक दिनों में आरंभिक जो काल है उनका उसमें लिखी थी और ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ये जो रचना है इनकी, ये काव्य संग्रह उनका गुज्जर नाम से जो है उसमें संकलित है और इसमें इस कविता में चांदनी रात में गंगा में नौका विहार करने की आनंद अनुभूति को यहाँ पर इन्होंने व्यक्त किया है और साथ ही इसी आनंद अनुभूति के साथ आत्मा के जीवन मरण के मध्य संचरण का भी अत्यंत भावपूर्ण चित्रण कवि ने किया है। कवि पंत ने यह नौका विहार जो किया है वो है काला कांकर के राजमहल के अतिथि के रूप में इन्होंने किया था और ये वह समय था जब कवि जो है प्रकृति के माध्यम से जीवन के रहस्य को समझने का प्रयत्न कर रहा था। यही कारण है कि इस कविता में जहाँ प्रकृति अपने उन्मुक्त मनोरम रूप में प्रतिबिंबित है, वहीं उसमें दर्शन की बोझिलता भी समाहित हो गई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जिस वक्त ये कविता लिखी थी उस वक्त कवि क्या कर रहा था या उसकी मनस्थिति कैसी थी, तो इसका जो प्रभाव है वो कविता में पूर्णतः पड़ता है और ये चीज़ आपके लिए जाननी ज़रूरी है ताकि आप इसे संदर्भ में या प्रसंग में डालकर इसका जो इफ़ेक्ट है वो और बढ़ा सकते हैं। तो ये तो आपको डालना ही है कि ये कौन से काव्य संग्रह से लिखी गई है और कहाँ थे जब ये लिखी गई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी कि आपको मालूम है इस कविता के बारे में। तो आज आप पढ़ते हैं हम इसे। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव बदल। कवि पंत जो हैं वो रात्रिकालीन गंगा का, जिस पर चांद की चांदनी छिटकी हुई है, वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की चांदनी से आवृत होकर आकाश जो है वो शांत, तरल और उज्ज्वल दृष्टिगोचर हो रहा है। देखो, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। ज्योत्सना यहाँ चांदनी को कहा गया है कि चांदनी के से आवृत होकर जो आकाश है वो शांत है, स्निग्ध यानी कि तरल है और उज्ज्वल दृष्टिगोचर हो रहा है। और अपलक अनंत नीरव बदल, इसमें कह रहे हैं कि आकाश में जो अनंत तारे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश के बहुत सारे नेत्र हैं जिनसे वह जो बिल्कुल शांत पृथ्वी है, नीरव बदल, यहाँ पे नीरव बदल कहा गया शांत पृथ्वी को, कि जो बिल्कुल शांति जहाँ पृथ्वी में छाई हुई है उस शांत पृथ्वी को टकटकी लगाकर अपने असंख्य जो उसके नेत्र हैं आकाश रूपी तारे रूपी जो असंख्य नेत्र हैं उससे अपलक यानी कि टकटकी लगाकर देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बालू की शैया पर दूध जैसी श्वेत पतले अंग वाली गंगा लेटी हुई है। देखिए, सैकत सैया यहाँ पे कहा है बालू की शैया पर, कि बालू की शैया पर दूध जैसी श्वेत, दुग्ध धवल दूध जैसी श्वेत, तनवंगी गंगा यानी कि पतले अंग वाली जो गंगा है वो लेटी है। उसका ये पतलापन जो है वो ग्रीष्म ऋतु के कारण है। ग्रीष्म विरल, यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसका जो पतलापन है जो वो पतले अंगों वाली दिखा रहे हैं वो ग्रीष्म ऋतु के कारण है, क्योंकि गर्मी में गंगा का प्रभाव बहुत कुछ सूख जाता है। तो यही कारण है कि गर्मी में थोड़ा सा जो धारा है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है, पतली दिखाई देती है। तो आगे कह रहे हैं लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, ये गर्मी के कारण ही थकी दुखी और निश्चल जो गंगा है वो लेटी हुई है। और तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीप्त मृदु करतल, कह रहे हैं कि वे किसी तपस्वी बाला के समान निर्मल है। चंद्रमा का प्रतिबिंब ही उसका मुख है और इस मुख की आभा से उसकी कोमल दीप्त हथेली है। देखो, यहाँ पे लिखा है तापस बाला गंगा निर्मल, तो कह रहे हैं कि जो गंगा को उन्होंने जो उपमा दी है वो है उनका कि वो जो है एक तपस्वी बाला के समान दिखाई दे रही है और उसी के समान निर्मल है। और शशि मुख से दीप्त मृदु करतल, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब जो उसके पानी में पड़ रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुख हैं और उसी मुख की आभा से जो है उसकी कोमल जो हाथ हथेलियाँ हैं वो दीप्त हो रही हैं यानी कि प्रकाशित हो रही हैं। और उसके आगे बढ़ते हैं। लहरें उन पर उर पर कोमल कुंतल, कि वे लहरें जो हैं मानो उसके कोमल केश हैं। लहरों को क्या कहा है उन्होंने? केश कहा है, कि लहरें जो हैं वो उसके केश जैसे लग रहे हैं जो इसके हृदय पर लहरा रहे हैं। जब कवि जो है किसी युवती का वर्णन कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है जो उसके केश हैं हमेशा खुले हुए दिखाते हैं, कहते हैं कि जो केश हैं वो उसके हृदय पर लहरा रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे पंत जी ने भी कही है कि जो
गंगा है वो बिल्कुल तापसी बाला के समान निर्मल लग रही है, और जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है ऐसा लग रहा है कि उसका मुख है और उसी से जो है उसकी जो हथेलियाँ हैं वो प्रकाशित हो रही हैं। और जो उसकी जो लहरें हैं वो उन्होंने उन्हें केश कहा है कि उसके कोमल केश हैं जो कि उसके हृदय पर लहरा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तार तरल सुंदर। कह रहे गंगा के गोरे अंगों पर तारों से खंचित आकाश रूपी सुंदर और पारदर्शी नीला वस्त्र चंचल होकर सिहर सिहर कर लहरा रहा है। सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। तो नीलांबर यहाँ किसे कहा गया है? नीलांबर कहा है आकाश रूपी जो सुंदर और पारदर्शी नीला वस्त्र है जिसका प्रतिबिंब जो है वो पानी में पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उसके गोरे अंगों पर जो वो आकाश रूपी जो वस्त्र है वो चंचल होकर सिहर सिहर के लहरा रहा है। और जो उसकी लहरें हैं जब मंद वायु के साथ हिलती है तो साथ ही आकाश का प्रतिबिंब भी हिलता है। तो यही उसके जो आंचल का लहराना है। तो मतलब जैसे लहरें हिल रही हैं तो जो आकाश का प्रतिबिंब उस पर पड़ रहा है वो भी हिल रहा है, तो वही जो है उसका जो आंचल है, जैसे कहा गया है कि जो उसका आकाश रूपी जो आंचल है वो हिल रहा है, वो क्या है? वो लहरों का हिलना ही है। आगे कह रहे हैं कि साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। ये गंगा की लहरों पर चंद्रमा की जो चांदनी छिटकी हुई है वह लहरों के साथ ही घटती और बढ़ती है। तो ऐसा लगता है जैसे वो मानो साड़ी की सुकुड़न है, जैसे अर्थात चंद्रमा की जो रेशमी सी झलकदार आभा से परिपूर्ण होकर गोल और मृदुल लहर सिमट कर साड़ी की सिकुड़न सी जान पड़ती है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो लहरें जब उन गोलाई में या किसी भी तरीके से जब सिमटती हैं या उसमें लहरों में जो भी उसमें तरंगें उठती हैं उन सबको क्या कहा है कि साड़ी की सिकुड़न है। तो यहाँ पर जो बिंब विधान है वो उन्होंने बहुत ही मानसस्पर्शी लिए हैं। भाषा इनकी वही है, खड़ी बोली है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। आगे अगला पैराग्राफ लेते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। अब यहाँ पर कवि कुमार पंत लिखते हैं कि चांदनी का वह प्रथम पहर था। पहली लाइन में चांदनी रात का प्रथम पहर, कि चांदनी रात का प्रथम पहर था, हम शीघ्र ही नाव लेकर विहार के लिए चढ़ पड़े। हम चले नाव लेकर सत्वर, कि हम शीघ्र ही नाव लेकर विहार के लिए चढ़ पड़े। उस समय चांदनी जो है बालू, जैसे बालू पर जो चांदनी की पड़ रही है तो ऐसा क्या लग रहा है? चांदनी बालू जो है मुस्कुराती हुई सीपी सी जान पड़ रही है। सिकता की संस्कृत सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। ज्योत्सना क्या बताया था मैंने? चांदनी। तो कह रहे हैं कि जैसे चांदनी जो है वो बालू में पड़ रही है तो वो उसी बालू जो है वो चमक रही है, तो उसे क्या कहा है उस चमक को कि सीपी सी जान पड़ रही है, कि जिस पर जो मोती के समान चांदनी की आभा जो है वो विकीर्ण हो रही है। अब सीपी के अंदर मोती होता है, तो जब वो चांदनी जो है वो बालू पर पड़ रही है तो उसमें जो चमक आ रही है वो चमक को कहा गया है? मोती कहा गया है। कि जो बालू है वो सीपी के समान लग रही है और उसमें जो चमक हो रही है चांदनी की वो बिल्कुल मोती के समान दिखाई दे रही है। आगे कह रहे हैं लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। क्या कह रहे हैं आगे कि कह रहे हैं कि पंत कहते हैं कि लो नावों पर पाले चढ़ा दी गई हैं और लंगर उठा दिया गया है, और पालों के पंखों को खोलकर वह हंसनी सी सुंदर छोटी नाव सुंदरता से गंगा की धारा पर धीरे धीरे तिरने लगी। क्या मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर। अब जो नाव है, नाव को उन्होंने क्या कहा है? हंसिनी कहा है, कि एक छोटी हंसिनी जो है सुंदर सी वो नाव को जो है छोटी सी हंसिनी कहा है कि वो जो है अपने पालों रूपी पंखों को खोलकर धीरे धीरे गंगा की धारा में तिरने लगी है। तिर रही खोल पालों के पर, यानी कि गंगा की धारा पर अपने पालों रूपी पंखों को खोलकर वो तैरने लगी है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। क्या कह रहे हैं कि जल स्थिर था, अतः स्थिर जल रूपी निर्मल दर्पण में चांदी जैसे श्वेत किनारे प्रतिबिंबित होकर थोड़ी देर के लिए अपने आकार से द्विगुणित जान पड़ते हैं। क्यों द्विगुणित जान पड़ते हैं? कहते हैं कि जब प्रतिबिंब पड़ता है तो वो डबल दिखाई देते हैं, एक तो वो है ही और ऊपर से वो प्रतिबिंब।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि चांदी जैसे श्वेत किनारे जो हैं वो प्रतिबिंबित होकर थोड़ी देर के लिए अपने आकार से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, दुगने दिखाई पड़ते हैं। और काला कांकर का राजमहल जो है वो जल में प्रतिबिंबित होकर, नेक्स्ट टाइम में काला कांकर का राजमहल सोया ये लज नहीं है, ये जल है। जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सगर। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो नौका विहार इन्होंने किया है ये काला कांकर के राजमहल के अतिथि के रूप में किया था। तो इसी का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है कि काला कांकर का राजमहल जो है वो जल में प्रतिबिंबित होकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह राजमहल अपनी पलकों में वैभव के गहरे स्वप्न सजोकर जल में निश्चिंत और प्रसन्न होकर सो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, राजमहल को क्या कहा है कि वो अपने वैभव को जो है वो समेट कर अपने सपनों वैभव के गहरे स्वप्न सजोकर जल में, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब है वो जल में दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जल में निश्चिंत और प्रसन्न होकर सो रहा था। तो यहाँ पे जो उनकी भाषा तो वही है साहित्यिक खड़ी बोली अलंकार, यहाँ पे मृदु मंद मंद मंथर मंथर अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश है। उपमा है यहाँ पे और मानवीकरण, जैसे कि चांदी और बालू का इन्होंने किया है। वैभव स्वप्न इसमें रूपक है। राजभवन सोया, तो राजभवन यहाँ पे इन्होंने जैसे सोया कहा तो यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा। तो ये थी आज की तो आज हम यहाँ तक करेंगे और अगले लेक्चर में इसे आगे करेंगे। थैंक यू।